नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 1857 के विद्रोह के विषय में हम बात कर रहे थे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें हमने विद्रोह के बैकग्राउंड या इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास किया। इसके साथ-साथ विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे, इसका विस्तार या प्रसार किस तरीके से हुआ और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इस विद्रोह का नेतृत्व किन-किन प्रमुख नेताओं या किन-किन प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट है और इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चीज़ों को जहाँ पे पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विद्रोह के दमन के बारे में। विद्रोह का दमन करने के लिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई गईं, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना उनके पास उपलब्ध थी वो इस विद्रोह को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तो इस वजह से कैनिंग के द्वारा बाहर से भी अंग्रेजी सेनाओं को यहाँ पे बुलवाया गया। जनरल नील के बारे में आप यहाँ से देखेंगे, इसके द्वारा बनारस और इलाहाबाद में जो क्रांति की घटनाएं हो रही थी उनका दमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। और जनरल नील ने इन दोनों स्थानों पर, चाहे बनारस की बात करें चाहे इलाहाबाद की बात करें, बहुत ही अमानवीय रूप से लोगों का कत्लेआम किया गया। यहाँ पर न बच्चों को छोड़ा गया, न औरतों को छोड़ा गया और न बूढ़े लोगों को छोड़ा गया। इसके अलावा एक और नाम आता है कमांडर इन चीफ जनरल एंसन। जनरल एंसन ने फिरोजपुर, जालंधर, अंबाला में निर्ममता पूर्वक लोगों की हत्या की। जो भी कैदी थे, कैदी विशेष रूप से जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही थे अंग्रेजी सेना में जिन्होंने विद्रोह किया था, उनको तोप के आगे बांध करके तोप से उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को जिंदा तक जला दिया गया। इस तरीके से इतने अमानवीय कृत्य करते हुए जनरल एंसन ने इस जगह पर विद्रोह को जो है कुचलने का काम किया। विद्रोह के जो नेता थे बहादुर शाह जफर, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके अलावा इनके पुत्रों की भी हत्या कर दी गई। क्रांति के दमन में यहाँ पर विशेष रूप से ये आपको समझना चाहिए कि क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट अगर न होती और सिख रेजिमेंट के द्वारा अगर अंग्रेजी सरकार की हेल्प न करी जाती तो कहीं न कहीं स्थितियाँ कुछ और हो सकती थी। तो क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने अंग्रेज सरकार की सहायता की। 20 सितंबर 1857 को अंततः अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो जाता है और 1859 के अंत तक भारत पर फिर दोबारा से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इस विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या रहे। तो असफलता के कारणों में देखें तो हम प्रमुख रूप से इन सभी कारणों को देखेंगे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देखेंगे। पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि विद्रोह की असफलता के जो मेन रीजंस थे वो क्या थे। पहले सबसे पहला रीजन ये था कि सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है। हालाँकि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति थी, पूरे भारत में अगर कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए, तो अपने चरम पर थी। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक सहयोग की भावना ही देखने को नहीं मिलती है। सभी वर्गों का क्रांति में शामिल न होना कहीं न कहीं इसकी सफलता में असफलता में एक प्रमुख कारण के तौर पे देखा जा सकता है। इस पूरे विद्रोह में लोगों के बीच में या जो भी विद्रोही थे, उपद्रवी थे, उनके बीच में संगठित विचारधारा का अभाव देखने को मिलता है। और एक बिल्कुल अगर कहें सबसे प्रमुख रीज़न जो इसके बारे में हम कह सकते हैं, क्रांति की एक तिथि निश्चित की गई थी और उस तिथि से पहले ही कहीं न कहीं ये जो क्रांति थी या विद्रोह था, ये भड़क उठा। और इसके भड़क उठने से कहीं न कहीं क्या हुआ कि जो तिथि निर्धारित थी उस पर सभी लोगों को एकत्रित होना था, तो वो कहीं न कहीं यूनाइट नहीं हो पाए, वो इकट्ठे नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए और अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग समय पर विद्रोह जो है देखने को मिला, जिस वजह से अंग्रेजी सरकार को इसे दबाने में, इसे कुचलने में हेल्प मिली। ठीक है। देसी राजाओं का भी देशद्रोही रुख रहा। इसके अलावा सांप्रदायिकता भी यहाँ पर एक प्रमुख रीजन रही विद्रोह की असफलता में। संपूर्ण देश में इसका प्रसार नहीं हो पाया। विशेष रूप से दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से इस विद्रोह से अछूता रहा। और शस्त्रों का अभाव, एक तरफ जहाँ ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सैनिकों के पास में अत्याधुनिक बंदूकें थीं, वहीं इधर जो विद्रोही थे वो लाठी डंडे और तलवार से ही अपना काम चला रहे थे। सहायक साधनों का भी अभाव था। सहायक साधन जैसे संचार के साधन हो गए, डाक, तार, रेल, इन पर विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। ये सारी चीज़ें उन्हीं के अधीन थीं, तो कहीं न कहीं उनके लिए इस विद्रोह को दबाने में इन सभी सहायक साधनों का जो उनके पास में एक अच्छा खासा नेटवर्क था, उससे कहीं न कहीं उनको अपने मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में बहुत हेल्प मिली। ये सारी चीज़ें भारतीय लोगों के पास में नहीं थी। और इसके अलावा सैनिक संख्या में अंतर भी इस विद्रोह की सफलता का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे, इस वजह से क्रांति कहीं न कहीं असफल रही। देखिए, इसमें ज़मींदारों और ताल्लुकदारों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है? क्योंकि इनको कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था, तो ये लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आए।
दूसरी तरफ जो भारतीय शिक्षित वर्ग था, जो कहीं न कहीं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति या पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित था, उनकी सोच क्या थी कि जो ब्रिटिश शासन भारत में है, ये कहीं न कहीं मॉडर्नाइज़ेशन लाने में हेल्प करेगा। यानी ब्रिटिश शासन अगर यहाँ पर भारत में रहेगा, तो इससे कहीं न कहीं भारत के लोगों में एक आधुनिकता का जो भाव है, वो पैदा होगा। तो ये इनकी थिंकिंग थी, इस वजह से ये भी क्रांति से दूर रहे। अधिकतर भारतीय शासकों ने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। जैसे खास करके हम देखें पटियाला के शासक, सिंध और यहाँ के अन्य सिख सरदारों की बात करें, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये कहीं न कहीं क्रांति से अलग रहे, ठीक है? तो ये एक प्रमुख रीज़न है कि इसमें सभी वर्ग शामिल नहीं थे। दूसरा है कि एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा जो है इस क्रांति में देखने को नहीं मिलती है। विद्रोही जो थे, जितने भी विद्रोही थे, वो अलग-अलग समस्याओं एवं वर्तमान राजनीति की जितनी भी अवधारणाएँ थीं, उनके साथ-साथ विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे। अब जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई और फिर इसका जो प्रभाव है वो देश के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिला। तो अलग-अलग हिस्सों में जो क्रांति उत्पन्न हो रही थी या जो लोग विद्रोह कर रहे थे, उनके स्थानीय मुद्दे थे अपने-अपने। ठीक है? यानी कोई अधिक राजस्व की दर से परेशान है, किसी की भूमि छीन ली गई वो उससे परेशान है, कोई इस बात से परेशान है कि कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन के आने से उसके धर्म या उसकी आस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वो इस वजह से विद्रोह कर रहा है। तो एक संगठित विचारधारा मतलब पूरे देश में एक ही विचारधारा नहीं थी। लोगों के दिमाग में ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए कोई एक रीज़न जो कि सभी में कॉमन हो, वो नहीं था। तो यहाँ पर ये कहीं न कहीं एक प्रमुख रीज़न रहा इस क्रांति की असफलता का। आधुनिक राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसके बारे में कहीं न कहीं लोग अनभिज्ञ थे। निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, जैसे इस क्रांति के लिए या इस विद्रोह के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई की, ठीक है? 31 मई 1857 इस क्रांति के लिए एक तिथि जो नियत की गई थी, इस तिथि से पहले ही कहीं न कहीं विद्रोह आरंभ हो गया 10 मई 1857 को, तो लोगों को एक-दूसरे के साथ में जुड़ने का अवसर नहीं मिला और छुटपुट जो क्रांतियाँ हुईं अलग-अलग स्थानों पर, उनको आसानी से अंग्रेजी शासन के द्वारा दबा दिया गया। ठीक है, तो ये इसका एक प्रमुख रीज़न था और इस कारण से जो क्रांति की योजना थी, प्लानिंग थी, वो कहीं न कहीं अधूरी रह गई और अंग्रेज़ों को क्रांतिकारियों का दमन करने में सहायता मिली। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, पटियाला, नाभा, जिंद, अफ़गानिस्तान एवं नेपाल के जो राजा थे, इन्होंने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता तो दी, इसके साथ-साथ उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने का भी काम किया। तो ये भी कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण था। सांप्रदायिकता का खेल, देखिए सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेजी सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। 1857 की क्रांति की असफलता के 2 प्रमुख रीज़न्स अगर हम देखें, तो एक ये होता है कि पहला तो ये जो क्रांति थी पूरे देश में अपना प्रसार नहीं कर सकी। दक्षिण भारत कहीं न कहीं इससे बिल्कुल अलग रहा, ठीक है? तो मद्रास क्योंकि चेन्नई दक्षिण भारत थी है, तो मद्रास के जो सैनिक थे ये कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपने पक्ष में कर लिए गए और विद्रोह को जब दबाया गया, विद्रोह का जब दमन किया गया, उसमें प्रमुख रूप से जो एक बड़ा फैक्टर रहा, वो ये रहा सिख रेजिमेंट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबाया। तो अगर ये 2 फैक्टर नहीं होते, क्या नहीं होते कि मद्रास के सैनिक भी भारतीय विद्रोहियों के पक्ष में होते और सिख रेजिमेंट या सिख जो सैनिक थे, वो भी अगर भारतीय विद्रोहियों के पक्ष में होते तो स्थितियाँ बदल सकती थीं और क्योंकि इस पूरे विद्रोह का जो एक प्रमुख नेता माना गया था, बहादुर शाह जफ़र को माना गया था, मुगलों और सिखों की जो एक पुरानी कहानी चली आ रही थी क्योंकि सिखों पे मुगलों के द्वारा अत्याचार किए गए थे पुराने समय में, आप देखते हैं ख़ास करके मध्यकालीन भारत में। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो सिख थे उनको ये महसूस कराने का प्रयास किया कि बहादुर शाह जफ़र को नेता माना गया है, फिर दोबारा से भारत में मुगल शासन स्टार्ट होगा और मुगल शासन के स्टार्ट होने के साथ-साथ ही हिंदुओं या सिखों पर फिर दोबारा से पुराने अत्याचार जो पुराने समय में किए गए थे, उसी की तरह फिर दोबारा से हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार किए जाएँगे, तो कहीं न कहीं सिख अंग्रेज़ों के पक्ष में रहे। ठीक है? संपूर्ण देश में ये क्रांति प्रसारित नहीं हो पाई, जैसे कि संपूर्ण दक्षिण भारत की बात करें, पंजाब का अधिकांश हिस्सा, भारत का पूर्वी और पश्चिमी भाग जो था, इस क्रांति से अप्रभावित रहा। शस्त्रास्त्रों का अभाव, एक तो जो भारतीय लोग थे या भारतीय विद्रोही थे, वे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, उनके पास में धन नहीं था जिससे कि वे जो भी अस्त्र-शस्त्र हैं, उनका प्रबंध कर सकें, ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के पास में आधुनिक हथियार थे, तो कहीं न कहीं जो भारतीय लाठी और भाला, उन शस्त्रास्त्रों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो पाए। सहायक साधनों का अभाव, जब विद्रोह हो रहा था या विद्रोह भड़क चुका था, उसके बाद में एक
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो थी कि कहीं न कहीं जो मैसेजेज़ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से पहुँचाए जाएँ। अपनी जो भी योजना है, उस योजना को दूसरे स्थान पर दूसरे विद्रोहियों तक किस तरीके से पहुँचाया जाए। इसके लिए भारतीय लोगों के पास में, भारतीय विद्रोहियों के पास में, क्रांतिकारियों के पास में कोई भी साधन नहीं था। अब साधन ऐसी बात नहीं है कि भारत में नहीं थे, भारत में साधन थे। भारत में रेल व्यवस्था इस समय तक डेवलप हो चुकी थी, डाक की व्यवस्था थी, तार की व्यवस्था थी, परिवहन और संचार के जो भी अन्य साधन थे, ये मौजूद तो थे, लेकिन इन पर कहीं न कहीं कब्ज़ा जो था वो ब्रिटिश सरकार का था। तो इसकी हेल्प उनको मिली और इस संचार या परिवहन के साधनों के द्वारा उन्होंने अपने मैसेजेज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया और विद्रोह को दबाने में इसका उनको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस मिला, लाभ मिला, ठीक है? सैनिक संख्या में अंतर, विद्रोह करने वाले सैनिकों की संख्या काफ़ी कम थी। दूसरी ओर कंपनी ने 96,000 तो उनके पास में पहले से सैनिक थे और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा है कि इन उपलब्ध सैनिकों के अलावा भी बाहर से भी अंग्रेजी सैनिक मंगवाए गए थे। तो कहीं न कहीं ये जो बल था, संख्या बल था, ये भी जो है कहीं न कहीं एक प्रमुख फैक्टर रहा इस क्रांति की असफलता का। अब क्रांति के अंतर्गत हिंदू-मुस्लिम एकता के बारे में अगर चर्चा करें, तो हम यहाँ पे ये पाते हैं कि इस क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों ने एक साथ मिलकर के अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाइयाँ लड़ी। विद्रोहियों और सिपाहियों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, इन दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का भी आदर किया। कुछ इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे नाना साहिब थे, उन्होंने एक मुस्लिम जिनका नाम था अज़ीमुल्लाह, इनको अपना सहायक बनाया था। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इनको अफ़गानी सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था, पूरा सपोर्ट जो है अफ़गान सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को दिया था। तो यहाँ पर हिंदू-मुस्लिम दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रुख इख्तियार करते हुए ब्रिटिश शासन के प्रति अपने विद्रोह को प्रकाश में लाने का काम किया। 1857 के विद्रोह ने ये भी प्रकट किया कि भारत की राजनीति और लोग 1858 से पहले मूलतः सांप्रदायिक या पंथवादी नहीं थे। इस क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने कहीं न कहीं हिंदू-मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा करने का काम किया अपनी नीतियों के द्वारा, अपनी कार्यशैली के द्वारा, जो कि हमको जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के विषय में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमको स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। 1857 की क्रांति के बारे में अलग-अलग इतिहासकारों और अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग विचार हैं, जो इस क्रांति की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। जैसे जॉन लॉरेंस ने ये कहा है कि ये जो विद्रोह था 1857 का, ये गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात था, ठीक है? तो 1857 की पूरी सॉरी 1857 की पूरी क्रांति को गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद किसने माना है? जॉन लॉरेंस ने माना है। वहीं विलियम हावर्ड रसेल ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह जो था, ये स्वतंत्रता संघर्ष नहीं था, बल्कि धार्मिक युद्ध था। मैंने जो मेन पॉइंट हैं, वो हाइलाइट कर दिए हैं। सैनिक उत्पात इसको जॉन लॉरेंस ने कहा, धार्मिक युद्ध इसको विलियम हावर्ड रसेल ने कहा। आरसी मजूमदार कहते हैं कि ये विद्रोह, इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था और ये सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो सैनिक विद्रोह इसको किसके द्वारा कहा गया? आरसी मजूमदार के द्वारा कहा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का एक संगठित संग्राम था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वीर सावरकर ने इसको 1857 इसके बारे में कहा है कि 1857 का विद्रोह स्वधर्म यानी अपने धर्म और अपने राजत्व या अपने शासन के लिए लड़ा गया एक राष्ट्रीय संघर्ष था। तो ये अलग-अलग लोगों के विचार हैं। जैसे जेम्स आउट्रम कहते हैं कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। तो मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम इसको किसने कहा? जेम्स आउट्रम ने कहा। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। तो ये कुछ अलग-अलग लोगों के द्वारा इसको दी गई अलग-अलग संज्ञाएँ हैं। विद्रोह की प्रकृति का थोड़ा-सा अध्ययन करते हैं। 1857 का जो विद्रोह था, ये राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत स्वतंत्रता संघर्ष था, लेकिन कुछ अंग्रेजी इतिहासकार और उनको सपोर्ट करने वाले या उनके समर्थक जो भारतीय इतिहासकार हैं, उनके द्वारा इसको सैनिक विद्रोह या गदर की संज्ञा प्रदान करके कहीं न कहीं इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, उसको कम करने की हमेशा से कोशिश की जाती है। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, ये इनकी किताब है, ठीक है? इसमें इसकी व्याख्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में की है। वहीं डॉक्टर एस.एस. सेन ने कहा है कि ये जो 1857 का विद्रोह था या युद्ध था, ये धर्म के लिए युद्ध था, ठीक है? डॉक्टर एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857, ये इनकी बुक का नाम है। इस बुक में उन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह जो था, वो एक धार्मिक युद्ध था, ठीक है?
धार्मिक युद्ध था जब इसकी शुरुआत हुई, और जैसे ही ये अपनी परिणति की ओर गया तो धीरे-धीरे यह स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में बदल गया, ऐसा डॉक्टर एस.एस. सेन का मानना है। वहीं एलिया रीस ने इसे कट्टर धर्मवादियों द्वारा ईसाईयत के विरुद्ध युद्ध के रूप में माना। टी.आर. होम्स इसे सभ्यता और पाशविकता के बीच संघर्ष के रूप में देखते हैं। तो ये कुछ अलग-अलग इतिहासकारों के विचार हैं। अंततः कहा क्या जा सकता है? कहा ये जा सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था, वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में भारतीयों के पहले महान प्रयास और संघर्ष के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। स्वतंत्रता की भावना से युक्त चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, दोनों ने ही विदेशियों को अपने देश से निकालने का 1857 के विद्रोह के रूप में अपना पहला प्रयास किया। अतः इसे भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का पहला उद्घोष कहना ही सबसे उचित होगा। तो ये विद्रोह की प्रकृति रही है। अब इस विद्रोह के परिणाम क्या रहे? विद्रोह के बाद में जब विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर दिया गया, उसके बाद में अंग्रेज़ों को अपनी शासन की जो संरचना थी और जो नीतियाँ थी, उनमें भारी परिवर्तन करने पड़े। 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास में चला जाता है, डायरेक्ट ब्रिटेन के राजा के पास चला जाता है, और भारत में शासन के लिए एक राजकीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की व्यवस्था कर दी जाती है। यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में वृद्धि की जाती है, क्योंकि पहले भारतीय सैनिक भी पर्याप्त मात्रा में रहते थे, लेकिन देख करके कि ये विद्रोह भारतीय सैनिकों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, तो कहीं न कहीं भारतीय सिपाहियों की संख्या में कमी करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में यहाँ से ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों की स्थापना की जाती है, तो कहीं न कहीं सैनिकों को जातीय आधार पर विभाजित करने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। 19वीं सदी के अंत में भेदभाव उत्पन्न करने के लिए मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है। एक योजना बना करके ऐसा उनके द्वारा किया जाता है। कहीं न कहीं इसके पीछे एक रीज़न था, उनकी मानसिकता थी कि 1857 के विद्रोह में हिंदू, मुस्लिम दोनों ने एक-दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो कहीं न कहीं इन दोनों में फूट डालना भी बहुत ज़रूरी था। तो कहीं न कहीं एक समुदाय को दूसरे समुदाय की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएँ बाद के समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती हैं। रियासतों के प्रति विलय की पूर्व नीति को छोड़ कर के शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर जो है अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। इनको थोड़ी-सी रियायत इस वजह से दी गई कि आगे अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसमें ये जो शासक है या स्थानीय राजा हैं, ये कहीं न कहीं लोगों की सपोर्ट ना करें। भारत में लोगों के जो भी सामाजिक कार्य थे या सामाजिक क्रियाकलाप थे, धार्मिक प्रथाएँ थीं, उनको सम्मान देने का निर्णय किया जाता है, ताकि इन लोगों को धर्म के आधार पर कोई भी विद्रोह करने का मौका ना मिले या आवाज़ उठाने का मौका ना मिले। भूमि के लिए जो लगान पहले ली जाती थी, उसके सापेक्ष निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नई कृषि नीति भी सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है। सेना विलय योजना, इसके बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। 1861 में ये आई थी, लिंक्ड बटालियन प्लान भी इसको कहा जाता है। यूरोपीय सेना जो है वो अब क्राउन के अधीन कर दी गई और यूरोपियन सेना का विस्तार भी किया गया। सेना, तोपखाना जैसे जो महत्वपूर्ण विभाग थे, ठीक है? उसके सभी पदों को यूरोपियों के लिए रिज़र्व कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। इन पदों पर पहले भारतीय सैनिक भी काम करते थे, लेकिन विद्रोह के बाद में ये चीज़ें जो है यहाँ से बदल दी जाती हैं। इसके अलावा पाश्चात्य शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन 1857 के बाद में देखने को मिलता है, ठीक है? इसी समय पर एक श्वेत विद्रोह होता है, व्हाइट म्यूटिनी के नाम से इसको जाना जाता है। ये श्वेत विद्रोह क्या था? जैसे जो शक्ति का हस्तांतरण हुआ था 1858 के एक्ट के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा, तो वहाँ पर हमने देखा कि शासन था, जो भारत की शासन व्यवस्था थी, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चली जाती है। तो इस समय पर 2 सैनिक थे। 2 सैनिक या 2 समूह मान सकते हैं आप सैनिकों के। एक वे सैनिक थे जो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करते थे और दूसरे वे सैनिक थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होते थे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करने वाले जो सैनिक थे, उनको एक विशेष भत्ता दिया जाता था, और क्योंकि अब शासन जो था भारत का वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था, तो कहीं न कहीं उन सैनिकों का वो भत्ता जो है वो बंद कर दिया गया था। इस वजह से अंग्रेजी सैनिकों ने ही, जो ख़ास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उनकी ये डिमांड थी, ठीक है? उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड ये थी कि या तो उनका जो भत्ता है, वो वापस से उनको प्रदान किया जाए, और अगर भत्ता नहीं देते हैं, तो उनको कहीं न कहीं सेवा से मुक्त करके अपने देश भेज दिया जाए। यानी वो वापस जो है भारत से कहाँ चले जाएँ? ब्रिटेन चले जाएँ, ठीक है? तो 2 तरह की 2 तरह की जो है सेना हुआ करती थी। एक क्वीन आर्मी कहलाती थी, रानी की सेना जिसको कहते थे, और दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सैन्य बल था। कंपनी के अधीन सैनिकों को भत्ते जो है दिए जाते थे, और क्वीन आर्मी के अंतर्गत सैनिकों को ये भत्ता नहीं दिया जाता था। शक्ति का जब हस्तांतरण होता है, तो ये भत्ता जो है
बंद कर दिया जाता है और शक्ति हस्तांतरण को लेकर के कानून की लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो वैधानिक व्याख्या की गई थी उससे भी यूरोपीय सैनिक कहीं न कहीं भड़क जाते हैं। उनकी 2 ही माँगें थीं, या तो उनको दायित्व मुक्त कर दिया जाए या फिर उनका जो बोनस है या भत्ता है वो वापस से उनको प्रदान किया जाए। अंततः सैनिकों की जो डिमांड थी उसको स्वीकार कर लिया गया और सैनिकों ने भत्ते के सापेक्ष घर वापस जाने का जो विकल्प था, ऑप्शन था उनके पास में, वो उन्होंने चुना। ठीक है, तो ये व्हाइट म्यूटिनी थी। क्रांति के बाद भारतीयों के पक्ष में सकारात्मक परिणाम क्या रहे? हालाँकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स या इसके कुछ लाभ जो है या कुछ सकारात्मक इम्पैक्ट जो देख सकते हैं हम, पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं, वो क्या-क्या रहे? पहला तो ये रहा कि विद्रोह बेशक दबा दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं भारतीयों के आत्मबल में इस विद्रोह के बाद में वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है? उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कहीं न कहीं अंग्रेज़ जो है वो अपराजेय नहीं है, इनको हाँ, अपने देश से बाहर भगाया जा सकता है। राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल जो एक चेतना थी, वो भारतीय लोगों के अंतर्गत जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। संगठन बनाने की प्रेरणा यहाँ से आती है। संगठन बनाने की प्रेरणा, क्योंकि 1857 के पूरे विद्रोह में इस चीज़ का अभाव रहा था। कोई भी एक संगठित विचारधारा नहीं थी, कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जिनके तले जो अन्य लोग हैं, वो काम कर सकें और वो सभी लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सके। तो ऐसा कोई संगठन देखने को नहीं मिला और यहाँ से कहीं न कहीं संगठन बनाने की प्रेरणा मिलती है और ये हमें आगे के समय में जब हम राष्ट्रीय आंदोलनों के समय में हम चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर हमको बहुत सारे संगठन देखने को मिलते हैं, है ना? तो संगठन बनाने की प्रेरणा भी यहीं से मिलती है, एकता की प्रेरणा, ठीक है? वो भी यहाँ से देखने को मिलती है और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दृष्टि जो है कहीं न कहीं से यहाँ से मिली। बेशक विद्रोह असफल रहा, लेकिन कुछ चीज़ें, ये जो 4-5 चीज़ें थी, ये कहीं न कहीं भारतीयों के पक्ष में रहीं। 1857 के विद्रोह का महत्व क्या है? ब्रिटिश शासन के लिए 1857 का विद्रोह जो था वो बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसने कंपनी के प्रशासन और इसकी सेना में शोचनीय कमियों को उजागर किया। यानी अंग्रेज अब तक जो ये समझ रहे थे कि उनका शासन ठीक तरीके से चल रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो कुछ कमियाँ अंग्रेजी शासन की भी इस विद्रोह के बाद में निकल कर के आती हैं, जिस पर बाद में उन्होंने काम किया, सुधार करने का प्रयास किया। भारतीयों के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह ने स्वतंत्रता संघर्ष के जो रास्ते थे उसको बेहद प्रभावित किया, स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को बेहद प्रभावित किया। यह लोगों और सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेकर के आया जो वास्तव में सत्य थीं, जिससे कहीं न कहीं सभी लोग पीड़ित थे। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिसने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष में कहीं न कहीं सहायता प्रदान की। ठीक है? तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में आपका जो 7th चैप्टर है 1857 का रिवॉल्ट, ये यहाँ से समाप्त हो गया है। अब आगे हम 8वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। क्लास अगर आपको पसंद आता है तो आपको बस इतना करना है, पसंद आए तभी करना है, इसको अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।